वो पैदल दोस्त के घर से लौट रहा था। गोली चलने की सूचना मिली। बीट अधिकारी पहुंचे तो मिस्टर जोन्स सड़क के बीच मिले। आप अपने काम में लगे होते हैं और अचानक बिना वजह आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। ये शांत केंटकी मोहल्ला एक पल में हिंसक हो जाता है और ये एक ऐसी जांच की शुरुआत करता है जो इससे भी कहीं ज्यादा बुरी चीज को उजागर कर देती है। वहाँ 2 लोग हैं, वे गली में सुरक्षित है। हे भगवान, किसी ने उन सबको आग लगा दी। सच में ये 2 बच्चे ही लग रहे हैं। मैंने भयानक अपराध करने वालों से बात की है। सच कहूं तो ये मैंने देखे सबसे दुष्ट लोगों में से एक है। उस मामले में बहुत हंगामा हुआ था। अक्सर ऐसा नहीं होता कि एक सड़क के बीचों बीच एक लाश पड़ी हो और उसके आसपास कुछ भी न हो। यह कोई भीड़, लोग या गवाह नहीं है। असल में पता लगाने को कुछ भी नहीं कि क्या हुआ था। आधी रात के आसपास इस वेस्ट साइड मोहल्ले में गोलियों की आवाज गूंजती है और 40 वर्षीय क्रिस्टोफर जोन्स को उस वक्त गोली मार दी जाती है जब वो अपने दोस्त के घर से पैदल घर लौट रहा था। क्रिस्टोफर जोन्स के केस में खास तौर पर एक समस्या ये थी कि क्रिस्टोफर जोन्स असल में उस सड़क पर नहीं मरे थे। उनकी मौत ऑपरेशन टेबल पर हुई थी। असल में गोली चलने की घटना उस जगह से 1 गज, 2 गज या 3 गज दूर भी हो सकती थी जहां एम्बुलेंस क्रू के पहुंचने पर क्रिस्टोफर जोन्स पड़े हुए थे। जब आप घटना स्थल का पुनर्निर्माण करने लौटते हैं तब आपकी दिशा गड़बड़ा जाती है। वास्तव में ज्यादा सुरागों का पीछा करने का कोई अच्छा मौका नहीं था। हमने उसका बैकग्राउंड चेक किया और वो बस एक आम आदमी है। आप जानते हैं, उसका कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सबसे पहले यही सोचते हैं, इस आदमी ने क्या किया होगा। वो किसे जानता है, कौन उसे नुकसान चाहता है, कुछ पता नहीं। जांचकर्ता इलाके में फैलकर घटनास्थल की जांच और आसपास के घरों से निगरानी फुटेज लेते हैं, लेकिन एक कैमरा कुछ अनदेखा कैद करता है जो पूरे मामले को आगे बढ़ाता है। हमने जाहिर है कि किसी भी तरह के रिंग कैमरे या किसी भी तरह की वीडियो की भी तलाश की जो इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ने में मदद कर सके। हमारे पास एक कैमरा था जिसने कार के तेज भागने का एंगल दिखाया, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। साथ ही नंबर प्लेट दिखाई नहीं देती और वे कार में कौन है नहीं देख सकते। उस समय आप सच में सिर्फ पुराने तरीके की पुलिस जांच ही कर सकते थे, यानी जमीन पर उतरकर लोगों से बात करना और यह पता लगाने की कोशिश करना कि कौन कौन से रिश्ते चल रहे हैं। जब कोई व्यक्ति सड़क या मोहल्ले में अकेला चल रहा हो और उसकी हत्या हो जाए तो एक जांचकर्ता के तौर पर सोचना पड़ता है कि क्या उसे सच में निशाना बनाया गया था। हमने मिस्टर जोन्स की जिंदगी की गहराई से जांच शुरू की। क्या उनके दुश्मन या ड्रग से जुड़ाव है? क्या उनका संबंध उन लोगों से है जिन्हें हम अपराधी तत्व के रूप में जानते हैं? और इसमें कुछ भी नहीं मिला। क्रिस्टोफर जोन्स जब उनकी हत्या हुई थी उस समय की रिपोर्टिंग ने ज्यादा सुर्खियां नहीं बटोरी थी। लुइसविल एक ऐसा शहर बन गया है जहां हर साल 100 से ज्यादा करीब 200 हत्याएं होती हैं। शायद खबरों में सिर्फ 15 सेकंड मिलते हैं। ये एक त्रासदी थी और एक 40 वर्षीय व्यक्ति जिसकी एक परिवार था उसे गोली मार दी गई थी। खतरे की कोई घंटी नहीं बजी कि ये कुछ बड़ा था। दिन हफ्तों में बदल गए बिना किसी प्रगति के। पुलिस को लगता है वे एक अकेली हत्या के मामले से निपट रहे हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वे बहुत गलत थे और चीजें बहुत ज्यादा जटिल हो जाती है। हवाई से ऑपरेटर हुअर, आपात स्थिति कहाँ है? वे अच्छे लोग हैं, वे सुरक्षित हैं, वे गली में हैं। हे भगवान, ओह हम पर सड़कों के 40 के बीच में और ऊपर 39। ये लोग सांस नहीं ले रहे, क्या ये सही है? काले पैर। ठीक है, लगता है 17-18 में समस्या नहीं है। क्रिस्टोफर जोन्स की हत्या के कुछ ही हफ्तों के भीतर एक और अपराध स्थल मिला था और ये वाला काफी बेरहमी से किया गया था। हाँ, मैंने किया है। हेलो,
मैं 40वीं और रिवर पार्क के बीच एक गली में हूँ। यहाँ 2 लाशें पड़ी हैं। ऐसा लग रहा है कि वे जल गए हैं, उनके अंदरूनी हिस्से बाहर आ गए हैं। लगता है किसी ने उन्हें आग लगा दी। जरूर कुछ बुरा हुआ है। ठीक है, हम पहली उपलब्धि उन्हें भेज रहे हैं। उस तरफ रहे मैम, बस उनसे दूर रहें, ठीक है? मैं उस दिन ड्यूटी पर था। वो दिन मुझे याद है। मुझे फोन कॉल आया और मैं घटनास्थल पर पहुंचा। मैं घर के पीछे की ओर गली में गया। मैंने पूरे घर का बाहर से चारों ओर अच्छी तरह से मुआयना किया, उस सुनसान घर का भी, ये देखने के लिए कि क्या वे पीछे से गाड़ी लेकर आए और उन्हें वहां फेंक दिया, क्या वे उन्हें घर के बगल से ले गए और पीछे छोड़ दिया। हम हमेशा भयानक चीजें देखते हैं। इंसान इंसान के साथ क्या कर सकता है, ये कभी कभी आपको चौंका देता है। जब मैंने इन 2 लड़कों को घास पर लेटे हुए देखा, जो आंशिक रूप से एक चादर से ढके हुए थे और जले हुए थे, और आप वहां बैठकर सोचते हैं कौन ऐसा कर सकता है, कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जो लोग मृतकों को आग लगाते हैं वे अक्सर मानते हैं कि वे सबूत मिटा रहे हैं। लेकिन एक चीज जिसे आग नष्ट नहीं कर सकती, वह किसी भी तरह के घाव के निशानों को नहीं छुपा सकती। यह समझना जरूरी है कि हम यहाँ किस स्तर की हिंसा की बात कर रहे हैं। आप अपराधियों के बारे में सीखते हैं कि वे मानव जीवन की कोई कदर नहीं करते। पीड़ितों के साथ कचरे जैसा व्यवहार किया जाता है। जब आप शवों को देखना शुरू करते हैं और आग से हुई तबाही को देखते हैं और फिर चाकू के घावों को देखते हैं, तो आखिरकार एक लड़के को, मुझे लगता है 18 बार चाकू मारा गया था और दूसरे लड़के को 20 से भी ज्यादा बार चाकू मारा गया था। उनके पास बटुआ और पहचान पत्र नहीं था और नाबालिगों की पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। आखिरकार हम बच्चों को मेडिकल एग्जामिनर के दफ्तर ले गए और जब हम उन्हें वहां ले गए तो हमने फिर से उनकी उंगलियों के निशान लेने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं ले पाए। इससे हम सच में दुविधा में पड़ गए। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये उन्हीं 2 लड़कों के शव थे, क्योंकि उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं की गई थी। असल में पुलिस ने शुरू में लड़कों के स्केच जारी किए थे ताकि पता चल सके कि कोई उन्हें पहचानता है या नहीं। जितनी जल्दी हम ये स्केच जारी करेंगे, उतनी जल्दी हमें जानकारी मिल सकती है। कुछ ही घंटों में हमें ये चित्र मिल गए और मेरा पहला ख्याल था, चलो इसे जितनी जल्दी हो सके जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह तक ही चीजें वाकई में दिलचस्प होने लगीं। सुबह हमें स्कूल के एक सहायक प्रधानाचार्य का फोन आया, जिन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये दोनों लड़के लैरी और मॉरिस हैं। ये हमारे स्कूल के छात्र हैं। इस तरह हमें दोनों के नाम मिल गए। हमें उनकी माँ का पता मिल गया और मैंने कहा, ठीक है, चलो माँ के घर चलते हैं। ये दोनों लड़के जिनके बारे में कहा जा रहा है, हो सकता है कि वे घर पर हों, हमें नहीं पता। जैसे ही हम पहुंचे, आप देख सकते हैं कि वहां आंगन में बैठी हैं। उनके पहले शब्द थे। इस बार उन्होंने क्या किया, वे कहां हैं? एक इंसान के तौर पर कोई भी माता पिता को उनके मृत बच्चे की तस्वीर दिखाना नहीं चाहेगा। मैंने बस कहा, मुझे ये करना ही होगा। मैंने माँ को एक तस्वीर दिखाने का फैसला किया। बस भावनाएं बेकाबू हो गईं। वो उछल पड़ी, चिल्लाईं, यही है, मेरा बच्चा कहाँ है? और मुझे उन्हें बताना पड़ा। एक मां का दावा है कि घर के पीछे मृत पाए गए 2 किशोर उसके बेटे थे। रविवार दोपहर रिवर पार्क ड्राइव पर लड़कों के जले हुए शव मिले। शवों की आधिकारिक पहचान भाइयों के रूप में हुई है। 16 वर्षीय मॉरिस गॉर्डन और 14 वर्षीय लैरी ऑडवे। ये लुइसविल या कहीं भी एक सामान्य हत्या नहीं थी। ये 2 किशोर थे, 2 बच्चे असल में। लैरी और मॉरिस दोनों उस समय अपनी उम्र के बावजूद अभी भी मिडिल स्कूल में थे। वे बहुत करीब थे। मुझे पता है कि उनका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं था, घर का माहौल भी अच्छा नहीं था, इसलिए वे अक्सर अपने आप ही रहते थे। पुलिस जानती है कि उन्हें यह पता लगाना है कि इन 2 किशोर लड़कों के साथ ये किसने किया, और इसलिए उनके पहले सवाल होते हैं, उनके दोस्त कौन हैं, वे किसके साथ घूमते हैं, उनके साथी कौन है। तो वे परिवार से बात कर रहे हैं, वे दोस्तों से बात कर रहे हैं, वे पता कर रहे हैं कि उनके दायरे में कौन है। माँ जानती होंगी कि वे किसके साथ हैं।
वो कोशिश करेगी कि जो बातें अधूरी हैं उन्हें पूरा करे, ताकि वे समझ सकें कि वो कौन सी कहानी है जिसने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। और न सिर्फ वो, बल्कि वे सभी लोग जिनके बारे में उसे निजी तौर पर पता है कि लड़के उनके साथ जुड़े थे। और इसी से हम पहली बार उस नाम तक पहुंचे, रैम्बो। और जब हमने वो नाम सुना तो वो बस गूंज उठा। हम सोच रहे थे ये कौन है। वो कहती है, मुझे पता है वो वही था जो उसके साथ कार में बैठा था, रैम्बो यानी ब्राइस रोड्स। ब्राइस रोड्स और चाचा ने एक साथ जेल में समय बिताया था और माँ ब्राइस रोड्स को ऐसे जानती थी कि दोनों के बीच कुछ कुछ रिश्ता था, जिससे इस स्थिति में एक बिल्कुल अलग पहलू जुड़ जाता है। क्या उसके मन में करवाहट है या बस उसका नाम ले रही है? क्या ये स्थिति और खराब हो गई है? क्योंकि यही पहली घटना है जिसने हमें दिशा दी। मैं पीछे हटकर माँ और चाचा का इंटरव्यू लेता हूँ। वे अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों कोरी टेलर और एन जुआन कार्टर के बारे में बात करते हैं। पुलिस को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब मॉरिस और लैरी की मां ने उनके फोन में से एक पर कॉल किया और एक किशोर ने फोन उठाया। उन्होंने पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? एनवान कार्टर ने जवाब दिया। जाकोरी भी साथ था। डिटेक्टिव वास व दो अन्य डिटेक्टिव्स ने तय किया कि वे एनवान कार्टर के घर जाएंगे। घर के मालिक वयस्क ने डिटेक्टिव्स को अंदर आने दिया। डिटेक्टिव वास पलटते हैं और देखते हैं कि एनवान कार्टर फोन को बिस्तर के नीचे छुपाने की कोशिश कर रहा है। और एक और चीज है जो एनमान के कपड़ों में खास तौर पर नजर आती है, एक बड़ा सुराग कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। यही चीजें उस जगह से गायब है जहां हमने दोनों लड़कों को देखा था। न जूते, न फोन, न बटुआ। मां के पास संयोग से उन जूतों की तस्वीर थी जो वे पहन रहे थे। देखिए, बताइए वो किसके जूते पहन रहा है? मॉरिस के। यही चाहिए था। ये उसी के पास गया था। मैं कह रहा हूँ कि हम दूसरे साल में हैं। नहीं, आधिकारिक में तुम मॉरिस के दोस्त हो, सही? तुम लैरी के दोस्त हो, सही है? माफ करना, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। ये जूते मुझे अच्छे लगे, झूठ नहीं बोलूंगा। ये मुझे पुराने जॉर्डन की याद दिलाता है। मुझे तुमसे पूछना है, ये जूते कितने के हैं? लगभग 300। सच में? क्या तुम सच में कह रहे हो? ये तो मशहूर है, तुम्हें पता है। आपके पास कई अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज जो आप करना चाहेंगे वो है उस व्यक्ति को समझना। वे किस चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं? क्या वे भावनात्मक चीजों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्या वे धर्म पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्या वे पापा की आवाज पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं? या वे थोड़े पीछे हटे हुए और जैसे कि शांत स्वभाव के हैं? कहने का मतलब है किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और आपको संवाद का रास्ता बनाने के लिए दीवारें तोड़ने में ज्यादा समय लगेगा। कितने समय से? मैं लैरी और मॉरिस को 4 साल से देख रहा हूँ। क्या आप हमसे बात करेंगे कि क्या हो रहा है? बस याद रखना भाई, आगे कुछ भी आसान नहीं होता। मैं इनमें से कुछ लाऊंगा। क्या तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ? कल रात अफसर से ये बात छूट गई कि वो विक्ट्री पार्क में था। वो क्या था? ये 2 या 3 दिन पहले की बात है। ये मेरा सवाल है। तुम्हारी माँ ने पूछा, क्या उन्होंने शनिवार को फोन पर बात की थी? तुम्हें रीस का फोन कब मिला? हमने अभी उस बस्टर को फोन किया। मुझे बस लगा कि क्या तुमने इसे खरीदा है? चलो आज सुबह के लिए यही करते हैं। पुलिस के लिए नाबालिगों से पूछताछ हमेशा कठिन होती है। किशोरों में झूठ बोलने, कहानियां गढ़ने, कुछ बातें कूल दिखने के लिए या किसी से दोस्ती करने के लिए या किसी को नाराज न करने के लिए कहने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन आप मान नहीं सकते कि वे झूठ बोल रहे हैं। कुछ किशोर सच भी बताते हैं। ये मेरा नजरिया है, ठीक है? आप बीच में बोल सकते हैं। मैं रीस और लैरी का अच्छा दोस्त हूं। हम पहले भी मुसीबत में फंसे हैं। अचानक मुंह को उसका फोन मिल जाता है। मैं सोचता हूं ठीक है, मैं वो फोन खरीद लूंगा और सवाल नहीं करूंगा। मुझे उसे रीसेट करना पड़ा। तो तुम्हें कैसे पता चला? मुझे नहीं पता था,
मुझे लगा फोन में मुमू का कांटेक्ट था। हमने मुंगो से बात नहीं की थी, ये पक्का था। अब अनमान कार्टर कह रहे हैं, ओ मुझे ये फोन मेरे एक दोस्त से मिला था, लेकिन फिर कहते हैं कि उस दोस्त के पास फोन ही नहीं है। पुलिस जानती है कि वो झूठ बोल रहा है और पहले ही पुष्टि कर चुकी है कि ये फोन लैरी और मॉरिस का है। लेकिन मू, चाहे वो कोई भी हो, पुलिस के मुताबिक उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। वो फोन अपने पास क्यों नहीं रखता ताकि उस फोन तक पहुंच मिल सके? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसमें ज्यादा तुक नहीं बनती, क्योंकि शायद उसने यही किया। क्या किसी ने बात की कि ये किसने किया? तुम्हारे दोस्त या ग्रुप्स ने एक शब्द भी नहीं कहा? क्या मॉरिस और लैरी किसी गड़बड़ में थे? नहीं, शायद उन्हें लूटा जा रहा था, क्योंकि वे आपको ले जाके उसकी चीजों के साथ उसकी फोटो डालते। मैं ये काम 10 साल से कर रहा हूं और वो कोई डकैती नहीं थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पुलिस के लिए जांच को और जटिल बना रही हैं सोशल मीडिया पर लैरी और मॉरिस की तस्वीरें। इन तस्वीरों में दोनों किशोर लड़के बंदूकें पकड़े और पैसे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार का कहना है कि वे नासमझ किशोर हैं जो ऐसी पोस्ट डाल रहे थे और सोशल मीडिया पर खुद को मजबूत व कूल दिखाना चाह रहे थे। आप जानते हैं, कल से पहले आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई फोन कॉल नहीं आनी चाहिए थी। खैर, फोन कॉल्स। ब्रीज की माँ, कोई फोन काट रहा था, मैं उनका जवाब नहीं दे सका। तो बारिश की माँ ने कहा कि उन्होंने आपसे वही बात कही जो मुझसे कही थी। उन्होंने आपकी आवाज पहचान ली थी और उन्होंने उन्हें बताया कि वे ठीक हैं। आपने कहा था कि आप उससे कहेंगे कि वो उसे बाद में फोन करे। तो आपकी माँ ने कहा कि आपने शनिवार रात को उन्हें फेस टाइम किया था। आपने किस नंबर से फेस टाइम किया? नमस्ते, वो मेरे कजिन क्यों थे? आपने मॉरिस या लैरी से आखिरी बार शुक्रवार रात बात की थी, 2 या 3 दिन पहले। अब 2 या 3 दिन हो गए, तो इसका मतलब शनिवार के आसपास ही होगा। तुम्हारी माँ को लगा तुम उनके साथ थे। मैंने कार उसकी ओर मोड़ दी थी। वे लोग तुम्हारे साथ कार में थे? वे कार में खुद, वो अच्छा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बात है कि उसने जान लिया, उनका सामना किया। मेरा नाम रैम्बो था। क्या आपको पक्का पता था कि लैरी और रीज रैम्बो के साथ थे? मैंने आज रात उससे बात नहीं की। क्या आपने हमें बताया था कि आप शनिवार को कहाँ थे? शनिवार को मैं पार्क हिल में था। पूरा दिन? बस मुझे अपना दिन बताओ भाई, बस सीधा साधा। सलाद डेविड पूरे दिन नशे में था। बाद में इसी वजह से उस रात लैरी मेरे कजिन के सीने को देखता है। हम जानते हैं कि लैरी और मॉरिस के पिता उनकी जिंदगी में ज्यादा मौजूद नहीं हैं और ब्राइस रोड्स उनके जीवन के उस दूसरे पहलू को थोड़ा बहुत भर रहे हैं जो गायब हैं, और ये लड़के उनसे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। ब्राइस रोड्स वो असल में लैरी और मॉरिस के लिए एक पिता जैसी शख्सियत हैं। उन्होंने उनकी माँ को डेट किया था, तो वहाँ एक जुड़ाव था। वह उनके चाचा को भी पहले की जेल की सजा से जानते थे। वे ब्राइस रोड्स को बहुत मानते हैं। वो मोहल्ले का कूल लड़का था, मतलब पड़ोस में सब उसे ऐसा ही मानते थे। ब्राइस रोड्स उन्हें खाना खिलाने ले गए थे, उनके लिए कपड़े और जूते भी खरीदे थे। रोड समुदाय में एक छोटे स्तर के रैपर थे, यही लोग हैं। ये ब्राइस रोड्स हैं, अनवान क्वाड्रा, ये बाकी किशोर हैं जो ब्राइस को एक मार्गदर्शक के रूप में देखते थे, और असल में ब्राइस इस ग्रुप का नेता सा था। अब अनवान कार्टर थोड़ा अपना बयान बदलते हैं। अब वो कहते हैं कि वो रैम्बो को जानते भी नहीं है। तुम्हारे अंदर कई डर है, एक शायद रैम्बो का है ना? क्या तुम्हें रैम्बो से डर नहीं लगता? मुझे सच में नहीं पता। उसने मुझे कार में बताया कि वहां एक आदमी था जिसकी उम्र करीब 28 या 20 थी। मैं एक बड़ा आदमी था। और फिर ऐसा लगा जैसे वे दौड़ रहे हैं। तो तुम कभी लैम्बो के साथ कार में नहीं बैठे हो? उनकी किसी भी कार में नहीं। भगवान आप सबको आशीर्वाद दे। भगवान आप सबको आशीर्वाद दे। मान लीजिए कुछ बुरा हो रहा है, आप उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको वहां रह के सब देखना पड़ता है। और फिर उस मामले में शामिल एक खास व्यक्ति सोचता है कि आप शायद उन्हें बता देंगे। फिर आपके साथ कुछ बुरा होता है। क्या हमें उन लोगों के पीछे जाना चाहिए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई? यही तो हम कर रहे हैं।
मेरे साथ ईमानदार रहो, अपने दोस्तों के लिए हमारी मदद करो। मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं। मुझे पक्का पता है कि तुम हमें सब कुछ नहीं बता रहे थे, ठीक है? मुझे पता है कि तुम्हें रैम्बो के बारे में पता है। हमने अनवान से बात करना शुरू किया और वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने सोचा था कि होगा। मुझे इसके बारे में नहीं पता, मुझे उसके बारे में नहीं पता, और मैंने कुछ बातें सामने रखनी शुरू कर दी। और आप देख सकते थे कि वो सच में इस बात को लेकर उलझन में था कि हमें बताए या बस चुप रहे। कार में फोन उठाने पर तुम्हारी बहन ने देखा था। तुमने रैम्बो के साथ होने से मना किया, लेकिन उसने कहा नहीं, तुम उसके साथ थे। तो उनके बारे में तुम्हें जो आखिरी जानकारी है वो बता। मुझे रैम्बो के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है। जहां तक लैरी और रीज की बात है, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए कुछ चीजें देखना जरूरी है, मेरे लिए इसे देखना मुश्किल है। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि हमने रविवार को क्या पाया। मैं चाहता हूं कि तुम इसे देखो। उन लड़कों को बहुत यातना दी गई थी। मेरी माँ को यह देखना चाहिए। उनके अंतिम पलों और सहन किए कष्टों के बारे में सोचो, क्योंकि मैं सोच सकता हूं कि वो धरती पर नरक जैसा होगा। डेएन ज़वान कार्टर को उसके 2 दोस्तों की तस्वीरें और जिस हालत में वे मिले थे वो दिखाते हैं, और एक 16 साल के बच्चे के लिए अपने दोस्तों को इस हालत में देखना, मुझे यकीन है, बहुत परेशान करने वाला और दिल तोड़ने वाला रहा होगा। लेकिन पुलिस को ये करना ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें उसे ये एहसास कराना था कि ये तुम्हारे दोस्त हैं। मेरे जूते उतार दो। मैं तुम्हें अभी बता देता हूं, मुझे पक्का पता है कि तुम सच नहीं बोल रहे हो, क्योंकि हमें कुछ बातें अभी पता चली है। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं दोस्त, तुम खुद के लिए सबसे गहरा गड्ढा खोद रहे हो। संदिग्ध होने और गवाह होने में बहुत बड़ा फर्क है। सहयोगी और असहयोगी व्यक्ति में बड़ा अंतर होता है। नहीं किया, मैं तो बस वफादार रहा हूं। मैंने कहा, यार काफी देर से बात हो रही है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। और यही वो मौका है जब आपके पास अपने संदिग्ध को देखने का मौका होता है कि जब कमरे में कोई और नहीं होता तो वो अकेले समय में कैसे प्रतिक्रिया देगा। आप देख सकते थे कि अनवान के दिमाग में असली मानसिक संघर्ष था। मेरे पास तलाशी वारंट है, हम कुछ तस्वीरें लेंगे, हम कुछ स्वैब लेंगे और कुछ अलग अलग चीजें करेंगे, ठीक है? तो अनवान कमरे में बैठा है जब कुछ असामान्य होता है। उसकी माँ और बहन ऑफिस में आ जाती हैं, जो सामान्य प्रक्रिया के खिलाफ है। अक्सर जब आपके पास पूछताछ कक्ष में कोई संदिग्ध होता है तो आप सबसे आखिरी चीज जो करना चाहेंगे वो है परिवार को अंदर लाना। ये एक जुआ है। वो परिवार ऐसा भी हो सकता है कि कहे, तुम कुछ मत बोलो, तुम चुगलीबाज नहीं हो, कुछ नहीं कहना। मैंने समझ लिया कि ये कितना जरूरी है और अनवान कितनी बड़ी मुसीबत में है। वो अंदर गई और अनवान से मिली। बाहर आकर उसकी बहन ने कहा, वो तुमसे बात करना चाहता है। तुम पहले ही अपनी बहन को बता चुके हो। वो बाहर आई और हमें बताया कि तुम हमसे बात करना चाहते हो। अब क्या यही सच है? ठीक है, ये बात तुम्हारे मुंह से सुननी है। हे भगवान, मैं तुम लोगों से बात करना चाहता था। एक नया जासूस कमरे में आता है और उन्हें उम्मीद है कि ये अलग रणनीति अन्यून कार्टर से उसके दोस्तों की हत्या के बारे में और जानकारी निकाल पाएगी। कभी कभी एक जासूस के रूप में आपको उस व्यक्ति को देखना पड़ता है जिससे आप बात कर रहे हैं, और ये समझना पड़ता है कि शायद आप उस इंटरव्यू के लिए सही व्यक्ति नहीं हैं। मैंने सार्जेंट जॉन लेशर को देखा और कहा, पता है क्या, तुम वहां जाकर उससे बात क्यों नहीं करते? उसकी पूछताछ का अंदाज लगभग किसी पादरी जैसा था। तो जॉन वहां गया और उससे सब कुछ बदल गया। मुझे चाहिए कि तुम मुझे सच बताओ, ठीक है? चाहे कितना भी बुरा हो, क्या तुम वादा करते हो? बस यही तो चाहिए था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, तुम भी मुझसे झूठ मत बोलना, ठीक है? तुम इस हत्या के बारे में क्या जानते हो? मुझे पता है कि शनिवार की रात बिल क्लीन मॉरिस और लैरी को ऊपर ले जाओ और चार्ज करो।
एक ब्लैक चार्ज। और फिर जैसे कुछ दिन पहले की तरह मैंने स्पीकर फोन पर डालकर उसे मॉरिस को सुनाया। वो मुझसे रैम्बो के बारे में पूछने लगा। उसकी बातों से लगा जैसे वो मर चुका हो। फिर हम मॉरिस के पास गए, उसने पैसे चुराने शुरू किए और फिर उसने मुझे काट दिया। उसने मुझे और मेरे कजिन को काट दिया। मॉरिस ने कार नहीं ली क्योंकि वो भूखा था। हमने एक कजिन के भाई के साथ छुपने की जगह ढूंढी और लिया बोला काउंटी से बाहर निकल रहे। हमने वहां रात बिताई क्योंकि मैं और मोंको रैम्बो थे। अगले दिन हम वहां नहीं थे। मेरे कजिन ने अपना सामान रैम्बो की डिक्की में रखा था। हम सामान लेकर फिर कार में बैठे, तभी फेट पार्क हिल ने मुझे पकड़ लिया। और तुम सबको जोड़ना तो आता ही है, लेकिन मैं उसके साथ वहां गया था। वो सच के कुछ टुकड़े बताने लगता है, लेकिन फिर भी डिटेक्टिव जॉन लेशर को उससे ज्यादा पता है जितना अनुमान कार्टर समझता है। इसलिए वो एक अलग तरीका आजमाता है। वो कार्टर से कहता है कि रैम्बो यानी ब्राइस रोड्स दूसरे कमरे में है और वो कहानी का ज्यादा हिस्सा बता रहा है। भाई मैं अपनी बात का पक्का हूं, तुम भी अपनी बात के पक्के हो। हमने इस पे हाथ मिलाया था। ठीक है, अब प्रिपेयर रुक जाओ। रुको, मुझसे झूठ बोलना बंद करो। रैम्बो वो इंसान नहीं है जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, क्योंकि वो भी तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा है। वो तुम्हें फंसा रहा है। जितना मैं समझता हूँ तुम इसमें उतने ही शामिल हो जितना वो है। अगली बार जब रैम्बो की शादी देखोगे। आखिरी बार मैंने उसे शनिवार को देखा था, पिछले हफ्ते के अंत में। ठीक है, आपने उसे कहाँ देखा था? वो अपने घर पे था। वो उस रात क्या कर रहा था? उस रात वो शराब पी रहा था, गांजा पी रहा था। ये मुश्किल है, लेकिन अब मॉरिस और लैरी के साथ। तो मॉरिस और लैरी शनिवार रात को उसके घर पर उसके साथ थे। वो किस समय था? हम लगभग 11:30-12 बजे तक वहां रहे। आप तीनों और फिर वे तीनों, आप सब उसके घर पर गांजा पी रहे थे। आप लोग वहां से कब निकले? हम निकले लगभग 1 घंटे बाद। मॉरिस और लैरी और किड और कॉल, उन्होंने रैम्बो का साथ दिया। अनुमान कार्टर ने पुलिस को इशारा किया कि लैरी, मॉरिस और रोड्स के बीच कोई मतभेद हुआ था। यहाँ एक निर्दयी हत्यारा है जिसे देखकर लोग पूछेंगे इस बच्चे को क्या हुआ। या फिर तुम कोई ऐसे इंसान हो जो किसी गड़बड़ में फंस गया है। यहाँ एक खाली पन्ना है। मैं कुछ नहीं लिखूंगा, बस तुम्हें सुनूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई झूठ लगेगा तो मैं तुम्हें टोकूंगा। चलो फिर से शुरू करते हैं। ठीक है। रैम्बो के घर पे कौन था? मैंने कहा कोरी। मुझे लगा कोरी और मॉरिस, उन्हें झगड़ा करना ही था। मॉरिस ने बड़ा चाकू उठाया जिसे रैम्बो ने स्मैकडाउन से ले लिया। दिल टाइप करो। उसने उसे बांध दिया। उसे बांध दिया या कुछ ऐसा किया। उसने अपने भाई को बांध दिया। उसने अपने भाई को बाथरूम में बैठा दिया। फिर उसने मॉरिस को घुटनों के बल बैठा दिया। मैंने कहा माफी मांगो। उसने उसके सिर पर तंबाकू रखा और मुंह में तबरा थूस दिया और फिर उसने उसे चाकू मार दिया। रैम्बो ने किया। ठीक है, रैम्बो के घर पे। तो क्या आपने ये होते हुए देखा? हे भगवान, आप इतने समय से ये सब अपने अंदर दबाए हुए थे। मुझे लगता है कि अनवान लगभग खुद को अलग कर लेते हैं और स्थिति के किसी भी भावनात्मक पहलू को दबा देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके पास इसे समझने का समय था। जब वो उसे चाकू मारता है तो वो किस कमरे में है? नहीं। क्या उसने कुछ नीचे रखा? उसने एक रखा। उसमें ये सब करने से पहले रजाई रखी थी। अब वो रजाई कहाँ है? उसके भाई के साथ क्या होता है? हमने मॉरिस को एक तरफ कर दिया। बिली ने अपने भाई को पकड़ लिया। उसने तंबाकू उसके सिर पर रखा। उसने तंबाकू उसके मुंह में डाला। माइक टाइप करना भी शुरू कर दिया। वो उन्हें पीटियों में रखता है। वो मुझे और ड्रूरी को घर छोड़ गया साफ करने के लिए।
वो उन सबको 41st और गली के नीचे ले गया। उसने कहा मैं वहां बैठता हूं और उन्हें जलते हुए देखता हूं। अनुमान कार्टर जो विवरण बताते हैं वे बिल्कुल डरावने हैं। इसे समझना मुश्किल है, लेकिन जो और भी चौंकाने वाला है वो है जो हम अब भी नहीं जानते। क्यों उसके युवा दोस्तों की हत्याओं के पीछे का कारण। क्या ये पैसे चोरी की वजह से हुआ या कोई और कारण था? मैं जानना चाहता हूँ ये सब क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये सारी बातें बताई जा रही थी। ठीक है, उसे क्या बता रहे थे? कि रैम्बो ने किसी ऐसे आदमी को गोली मार दी थी जिसकी पार्किंग खराब थी। ये कब हुआ था? ये इसी महीने हुआ था। वो आदमी मर गया। अनवान कार्टर ने बयान दिया कि रैम्बो या ब्राइस रोड्स सच में बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें डर था कि मॉरिस और लैरी उस वेस्ट एंड वाले आदमी की हत्या के बारे में उनके खिलाफ पुलिस को बता देंगे। मैं सोच रहा था, वेस्ट एंड वाला आदमी, ओ भगवान। जैसे ही मैं देख रहा था मुझे समझ आ गया, उन्होंने जोन्स को मार डाला। उस समय पुलिस को नहीं पता था कि इन लड़कों या अनवान कार्टर से जुड़े किसी को क्रिस्टोफर जोन्स के बारे में जानकारी थी। वो हल्के नीले आसमान में था। मैं माजी की ओर बढ़ा। वो आके रुका और लाइट्स बंद कर दी। वो धीरे धीरे अंदर आया। मैंने मुड़कर देखा, उसने सड़क पर ही उसे गोली मार दी। मॉरिस निकल गया। ली को तब तक पता नहीं चला जब तक उसने खबर नहीं देखी। उसने उस आदमी को क्यों गोली मारी? मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके दिमाग में पैसे का लालच था। लेकिन उसने गलत आदमी को गोली मार दी। उसने गलत बंदे को गोली मार दी। वो इन दो बच्चों को मार देता है क्योंकि इन दोनों बच्चों को उसके बारे में पता था। क्योंकि उसने अपनी माँ को बता दिया था। लेकिन समस्या जांचकर्ताओं के लिए है। शुरुआत में क्रिस्टोफर जोन्स की मौत को जरूरी नहीं कि जोड़ा जा सके। इस दूसरे अपराध स्थल से जो मिला है, क्रिस्टोफर जोन्स का मामला लगभग एक अलग घटना जैसा लगता है। दूसरे मामले के लिए ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है भाई, उसने तुम्हें किसी चीज में फंसा दिया है। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। क्या कोई तुम्हारे साथ 41st वाले मामले में भी था? और वो 2 लोग और अचानक 2 हत्याओं की जगह अब हम 3 हत्याओं से निपट रहे हैं, और एक दूसरे का सीधा नतीजा है। मुझे बताओ, तुम्हें क्या पता है? जो मुझे पता है, जो मैंने सुना है, यही मुझे पता है। चलो यार भाई, बस मुझे सच बता दो यार। सुनो, जल्दी से हम फिर से इस केस पर फिर से लौटने वाले हैं। मुझे पता है इसमें बहुत सारी अलग अलग परतें हैं, लेकिन देखो, हम ये सब एक साथ जोड़ पाए हैं अपने पार्टनर अपसाइड के जबरदस्त सपोर्ट की वजह से। वैसे ये एक शानदार ऐप है। तो अपसाइड आपको रोजमर्रा की खरीदारी जैसे पेट्रोल, किराने का सामान, टेक आउट पर कैशबैक, एक्स्ट्रा कैशबैक दिलाता है। तो आपको करना क्या है, आप अपसाइड को फ्री में डाउनलोड करें। आप उनके 1 लाख से ज्यादा लोकेशंस में से किसी एक पर ऑफर क्लेम करते हैं। आप अपनी कार्ड से वैसे ही पेमेंट करते हैं जैसे हमेशा करते हैं। आप खरीदारी को वेरीफाई करते हैं और बस ऐसे ही आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। मान लो मुझे पेट्रोल भरवाना है या किसी रात बाहर से खाना मंगवाना है, तो मैं सबसे पहले अपसाइड ऑफर सर्च करूंगा। जब मैं खर्च करता हूं तो पैसे ऐप में आकर सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकते हैं। अपसाइड के रेगुलर यूजर्स साल में औसतन $154 वापस पाते हैं। तो अपना कैश बैक पाना शुरू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या QR कोड स्कैन करें। लेकिन ध्यान रखें कि हमारा प्रोमो कोड प्राइम क्राइम जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपको अपनी पहली टंकी पेट्रोल पर हर गैलन पर 25 सेंट का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। डिटेक्टिव्स एक ही व्यक्ति को नहीं ले सकते। सिर्फ उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। सही है। इसी वजह से आप देखते हैं कि टीमें एक साथ काम कर रही हैं, कुछ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी गवाहों की तलाश कर रहे हैं। एक महिला ने कॉल किया और ऐसा कहा। जब उसने टीवी पर उन लड़कों की तस्वीरें देखीं, तो उसने कहा, मुझे लगता है कि मेरे बॉयफ्रेंड को इसके बारे में कुछ पता है। वो अपने बूट्स लेकर आया था और उसने कहा, तुम्हें ये बूट्स छुपाने होंगे, इन पर खून लगा है। वो बॉयफ्रेंड जकोरी टेलर था। हम वहां गए, हमने बूट्स इकट्ठा किए और देखो तो सही, हमें जकोरी टेलर मिल गया। मैं वहां नहीं था।
मुझे बस इतना ही पता है कि उन्हें चाकू मारा गया था और उसे जला दिया गया था। बस इतना ही मुझे पता है। भाई सच बता दे, मुझे पहले से पता है। देखना है तू सच बोलता है या नहीं। वे सच के साथ जुड़े हुए थे। जाकुरे और अनवान वे सब कुछ साथ में करते हैं क्योंकि वे सभी एक जैसी स्थिति में हैं। वे उस स्थिति में हैं जहां उनके जीवन में कोई मजबूत रोल मॉडल नहीं है और वे ब्राइस रोड्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वे उसकी जीवन शैली और कहानियों से मोहित होते जा रहे हैं, जिससे ये लड़के उसकी जाल में और फंसते जा रहे हैं। वो नाराज था और मुझे नहीं पता कि वो उस पर क्यों नाराज था। तुम यहाँ किसी चीज का इकरार नहीं कर रहे हो भाई। तुम मुझे वही सच बता रहे हो जो तुम जानते हो कि सच है, और फिर भी तुम सच से बच रहे हो। 41st पे जो फायरिंग हुई थी, जो भी तुमने कहा, मुझे लगता है उसे लगा कि वे किसी को मारने वाले हैं या कुछ भी। मैंने यही सुना है, लगता है उनकी माँ को पता चल गया है। रैम्बो इसे संभाल नहीं पाया। तुम अपना आपा खो बैठे। शायद तुम्हें लगा वे पुलिस के पास चुगली कर रहे थे। ब्राइस ने सबको गाड़ी में बैठा दिया और वॉन ने उसी दिन पहले एक ट्रक चुरा लिया था। तो एक कार में लैरी, मॉरिस और ब्राइस रोड्स थे और अनमान उनके पीछे चुराए गए ट्रक में था। वे वेस्ट एंड में हर जगह उस आदमी को ढूंढ रहे थे जिसे सिर्फ ब्राइस पहचानता था। और फिर हम क्रिस्टोफर जोन्स के पास आते हैं जो सड़क पार कर रहा था और ब्राइस रोड्स कहता है वो रहा, और गोलियां चलने लगती हैं। सच कहूं तो मतलब यार सच कहूं तो वो बस अपनी ताकत दिखाना चाहता था और दिखाना चाहता था कि वो कितना मजबूत है। वो हमें दिखाना चाहता था कि इतने नौजवानों के बीच रहकर वो कितना सख्त है। तुम चाहते हो कि वो भी मुश्किल में पड़े और तुम्हारे साथ फंसे। पता चला उन सब लोग वहां थे जब क्रिस्टोफर जोन्स को गोली मारी गई और मार दिया गया, संभवतः गलत पहचान के मामले में। और जुआन, बस मैं यही सोच सकता हूं कि हे भगवान, ये अभी अभी हुआ। वो इसके बारे में सोचता भी नहीं है, बस गाड़ी चलाता रहता है और ऊपर से निकल जाता है। क्रिस्टोफर जोन्स ट्रक के साथ उसी जगह पर जहां क्रिस्टोफर जोन्स थे। आपको पता था कि वहां और भी कोई उथल-पुथल हुई थी, सिर्फ गोलियों की आवाज ही नहीं थी। जो चोटें उसे आई थीं, उसकी वजह से जाकुरे ने कहा कि ब्राइस को लगा कि लड़के लैरी और मॉरिस उसकी चुगली कर रहे थे। उसके शब्दों में, चुगली करने वालों से निपटने का बस एक ही तरीका है। हमने ब्राइस रोड्स को एक पेट्रोल पंप पर पकड़ा और ये एक रणनीतिक गिरफ्तारी थी। हम उसके पीछे पहुंचे और ब्राइस रोड्स को हिरासत में लिया और उसे हत्या विभाग के दफ्तर ले गए। जब ये सब हो रहा था, मैं उस कॉन्डोमिनियम के लिए सर्च वारंट तैयार कर रहा था जहां अनमान ने हमें बताया था कि असल में हत्या हुई थी। डिटेक्टिव हॉलैंड उन जांचकर्ताओं में थे जो कॉन्डो में थे और मैं उनसे फोन पर बात कर रहा था। ये बात मुझे आज भी याद है। ऊपर जाते हुए उन्होंने कहा, ओ माय गॉड एरन, मुझे ब्लीच की इतनी तेज गंध आ रही है कि आंखों में पानी आ रहा है। और एक जांचकर्ता के तौर पर आपकी पहली सोच यही होती है कि जब भी आपको केमिकल्स की गंध आती है तो आप सोचते हैं, ओह, अब मेरी सारी सबूतें चली गईं। जैसे ही हमने उस जगह में प्रवेश किया, कालीन पूरी तरह भीगा हुआ था। याद रखिए, उसने अपनी संलिप्तता छुपाने के लिए काफी हद तक कोशिशें की थी। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात शायद ये है कि उसने इन शवों को जलाया और गर्मी का असर डीएनए के निशानों पर पड़ता है। ये उसे खराब या काफी हद तक मिटा देता है, इसलिए जरूरी नहीं कि शवों पर कुछ मिले। तो उस समय आप यही सोचते हैं कि आपके पास और कौन सा सबूत है। कालीन क्रीम रंग की थी और फर्नीचर सफेद था, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितना था। एक लड़के को 18-19 बार चाकू मारा गया, दूसरे को 2 से 4 बार चाकू मारा गया। खून है, बस आपको देखना है। हमें एक फूलदान पर नकली फूलों पर खून के निशान मिले। फिर हमने सोचा एक कदम पीछे हटकर इस कमरे में ब्लू स्टार इस्तेमाल करें। डिटेक्टिव हॉलैंड के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा, ये आसमान में पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था। जब ये सब चल रहा था, उसी दौरान मैं ब्राइस रोड से पूछताछ करने वाला था। देखो बात यह है भाई, हम 2 लापता बच्चों को ढूंढ रहे हैं और हमें नहीं पता
हमने सुना है कि शायद आपको पता हो कि वे कहाँ हो सकते हैं, या आपको उनके साथ देखा गया था, या उनसे किसी भी तरह से बात की थी। अगर आप हमें उन्हें ढूंढने में कोई भी मदद कर सकते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे। वे कौन है? ओह, मुझे माफ कीजिए। माफ करना यार। अरे समझ रहे हो ना? अरे मॉरिस। और कौन? और लैरी। मैं उसे जानता हूँ। हाँ, क्या आपने उसे हाल ही में देखा है? मैंने उसे नहीं देखा है, करीब 1 हफ्ता हो गया है। आप देख सकते हैं कि उसकी तरफ से एक तरह का प्रतिरोध है। यही वो चीज है जिसे जांचकर्ता ढूंढते हैं। आप सोचते हैं कि लोग खुद को बंद कर चुप हो जाते हैं या ध्यान भटका लेते हैं। आपको आखिरी बार कब याद है कि आपने उसे देखा था और वो कहा था? ओह, शायद सर्कल पर या नीचे जाते हुए। टेलर को मैं मोहल्ले में और कभी कभी बाहर बास्केटबॉल खेलते हुए देखता हूँ। कौन सा समय था? शायद, जैसे नाम क्या है वही कहता है। आज मंगलवार है। मुझे ठीक से याद नहीं, शायद पिछले मंगलवार या बुधवार के आसपास। पुलिस ब्राइस रोड्स को लाती है, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। पूछताछ लंबी नहीं होती। वो सिर्फ मानता है कि वो लड़कों को जानता है। क्या आप इन बच्चों के करीब हैं? हाँ, हम बास्केटबॉल खेलते हैं, मेरी कई लोगों से बनती है। ठीक है, बताइए आप उनसे कितने करीब थे? क्या आप अक्सर उनके साथ रहते थे? सब ठीक था ना, हम अलग अलग समय पे मिलते थे, आप जानते हैं, अलग अलग समय पे। ठीक है, क्या आपने पार्क गए, बास्केटबॉल खेला, आप जानते हैं, शायद बाहर खाने गए या कुछ ऐसा, सब ठीक था। क्या आपको पता है कि वे किस स्कूल में गए थे या कुछ ऐसा? नहीं। परिवार को जानते हैं? हाँ, मैं उनके चाचा को जानता हूँ और उनकी माँ को भी जानता हूँ। मैं उनकी माँ को डेट करता था, पिछले गर्मियों में उनसे बात करता था। क्या किसी ने उनके बारे में कुछ कहा या मोहल्ले में ऐसी बात हुई? असल में टीजे, उसने आज फोन पर मैसेज किया, उनके चाचा बात कर रहे थे। वो ऐसा है जैसे कोई है जो मर चुका है या कुछ ऐसा ही, और मैं ऐसा था। मैंने उसे मैसेज किया, क्या तुम मजाक कर रहे हो, समझ रहे हो? और उन्होंने कभी मुझे जवाब नहीं दिया। पुलिस, जब आप इंटरव्यू रूम में होते हैं तो उनका काम किसी व्यक्ति को जानकारी देना नहीं होता, क्योंकि जितनी ज्यादा जानकारी आप उन्हें देंगे वो उतना ही उसे अपने हिसाब से घुमा फिरा सकते हैं। और जो कोई पुलिस से निपटना और सवालों का जवाब देना अच्छे से जानता है, वो जानता है कि कब चुप रहना है। कुछ लोग धोखा देने में माहिर होते हैं। क्या ऐसा कुछ है जो हमने आपसे नहीं पूछा है, जो आपको लगता है कि मेरे बारे में गलत हो सकता है? आप लोग कोई सवाल नहीं पूछना चाहते? देखो भाई, हम बस बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब है आप जो भी पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। काश बता पाता कि वे कहाँ हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, समझ गए? ब्राइस रोड्स के सह आरोपी सच बताकर रियायत पाने वाली बैठक में शामिल होने आए हैं। ये महत्वपूर्ण बैठक है। दोनों पक्षों के वकील मौजूद हैं और उनसे उम्मीद है कि वे रियायत के बदले सच्चाई बताएंगे। तो एक एक करके अनवान और जकोरी बताते हैं कि उन रातों में क्या हुआ था जब क्रिस्टोफर जोन्स, मॉरिस गॉर्डन और लैरी आर्डवे की हत्या हुई थी। इससे घटनाओं का एक तय बयान दर्ज हो जाता है, जिसे जांचकर्ता सबूतों से परख सकते हैं। 1. जकोरी पहले ही ब्राइस रोड्स के साथ घर पर थे और ब्राइस ने बताया कि टोरन कोलमैन भी वहां था। हमें इन लड़कों को यहां लाना है, हमें इन्हें यहां लाना है, हमें इन्हें सबक सिखाना है। तो ब्राइस ने तय किया कि वह जाकर उन्हें ले आएगा और वे अपार्टमेंट चले गए। अनवान ने जो कहा वह सच था। वे वहां अच्छा समय बिता रहे थे। मॉरिस और जाकोरी के बीच शारीरिक झगड़ा हो गया। जब लड़ाई हो रही थी, ब्राइस रोड्स बीच में आ गया और मामला बिगड़ गया। ब्राइस ने तय किया कि अब समय आ गया है कि वो दोनों भाइयों लैरी और मॉरिस को अलग कर दे। उसने उन्हें बांधा, मुंह में कपड़ा ठूंसा, सिर पर हुड डाली और एक लड़के को बाथरूम में बंद किया। ब्राइस ने उसे चाकू मार दिया और फिर उसने पहले भाई को एक तरफ धकेल दिया और दूसरे भाई को बाहर ले आया। और ये लगभग वही फिर से हुआ। पुलिस जानती है कि अनवान और जकोरी इसके मास्टरमाइंड नहीं है, कि इसके पीछे कोई और है, और सबसे ज्यादा संभावना है कि वो ब्राइस रोड्स है। तो इस सच्ची गवाही के दौरान ये सब सामने आ जाता है कि न केवल ब्राइस रोड्स ने उनके दोस्तों को चाकू मारा, बल्कि उन्होंने भी ब्राइस रोड्स के कहने पर अपने दोस्तों को चाकू मारा। सभी मौत के कारणों में से तेज धार वाले हथियार से लगी चोटें शायद सबसे ज्यादा निजी होती हैं, क्योंकि इसमें एक धारदार हथियार लेकर उसे किसी के अंदर बार बार घोंपना होता है, बार बार और बार बार।
जब मैंने पहली बार इस केस के बारे में सुना तो मेरे दिमाग में सबसे पहले टॉर्चर का ख्याल आया। ब्राइस, तायरीन और जकोरी और अनबान ने लड़कों को लॉन्ड्री बास्केट्स में डालकर ब्राइस की कार तक पहुंचाया और ब्राइस रोड्स ने अनमान और जकोरी से घर साफ करने को कहा। उनमें से एक बात जो आज तक मेरे दिमाग में बैठी है वो ये है, जब वे दोनों लड़कों को बास्केट्स में डाल रहे थे वो सबको देखता है, कहता है ठीक है मैं उसके जूते ले लेता हूं, अब उसकी जरूरत नहीं। वो कहता है कि उन्होंने कपड़े, लॉन्ड्री बास्केट समेत सब कुछ डंपस्टर में फेंक कर आग लगा दी। और डिटेक्टिव ब्रायन पीटर्स और डिटेक्टिव मेटजलर के पास ये शानदार आइडिया था कि चलो शहर में डंपस्टर में लगी आग के जितने भी मामले हैं उन सबको खंगालते हैं, और उन्हें वो मिल जाता है। और न सिर्फ उन्होंने उसे ढूंढ निकाला बल्कि उन्होंने टाइवेक्स सूट पहने और उसमें कूद गए। अब हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिन पर खून के धब्बे हैं, कपड़े हैं, चीजें हैं जिनकी हम असल में फॉरेंसिक जांच कर सकते हैं। जब आपको कूड़ेदान में कोई तकिया या तौलिया मिलता है जो कॉन्डो में मौजूद तकियों और तौलियों से मेल खाता है, हमारे काम में इसे सुराग कहते हैं। 2 गवाहों ने ब्राइस रोड्स, उसकी कार और एक अन्य को उसी कार में कूड़ेदान के पास आग लगाते और वहां से जाते देखा। सब कुछ तेजी से हो रहा है। ब्राइस रोड्स, अनवान कार्टर, जकोरे टेलर और एक चौथे युवक टायरन कोलमैन पर क्रिस्टोफर जोन्स, मॉरिस गॉर्डन और लैरी ऑडवे की हत्याओं में उनकी भूमिकाओं के लिए आरोप लगाए गए हैं। उन बयानों ने हमारी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि कर दी कि इन लड़कों की बेरहमी से हत्या हुई थी, क्योंकि उन्होंने मां को बताया था कि वे हत्या के गवाह थे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मां, जो अभी भी ब्राइस रोड से बात कर रही थी, ने कहा मुझे पता है तुमने क्या किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, ब्राइस रोड्स ने निश्चित रूप से अपने ट्रायल से पहले चीजों को दिलचस्प बनाए रखने का पूरा ध्यान रखा। आगे बढ़ते हुए सारी शरारतें शुरू हो गईं। आप इस केस को लेने के लिए कोई वकील नहीं ढूंढ पाए। तो ये पहले से ही एक बेहद असामान्य मामला है जिसमें 2 किशोरों की हत्या हो गई, जिसमें एक निर्दोष राहगीर की भी हत्या कर दी गई। और फिर ये और भी अजीब हो जाता है जब ब्राइस रोड्स अदालत में आता है। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो अपना बहाना बताइए। सस्ता हुआ, तुम कायर हो। जब हमने तुम्हें देखा तुम एक छोटे धोखेबाज कायर थे। वो अपने वकील से लड़ रहा है, मेरा ख्याल है उन्हें अलग करना पड़ा। उसने वकील पे थूका। दूसरी बार जब वो कोर्ट में आया तो शायद वो हैनिबल लेक्टर से भी ज्यादा सख्त बंदोबस्त में था। उसके चेहरे पर थूक से बचने वाला मास्क था। वो पूरी तरह से बंधा हुआ था, और फिर भी बंधे होने के बावजूद उसने जज से कहा, देखो मैं पता कर सकता हूं कि तुम कहाँ रहते हो। तो आप कह रहे हैं कि आप पता कर लेंगे कि मैं कहाँ रहती हूँ? वो एक और जज के सामने जाता है, वो जो चाहे कह देता है, वो गालियां देता है। एक बार ब्राइस ने जज से कहा कि वो नस्ल भेदी है और के का सदस्य है। मैंने 25 साल मुकदमों की रिपोर्टिंग की, लेकिन ऐसा आरोपी नहीं देखा जो कोर्टरूम पूरी तरह चला रहा हो, और ये सालों चला। ब्राइस रोड्स एक के बाद एक सुनवाई में शामिल होता है और लगातार समस्याएं आती रहती हैं, और आखिरकार यह तय होता है कि मानसिक बीमारी के कारण वो मौत की सजा के लिए अयोग्य है। उसके पास एक मौका था, खासकर इन 2 नौजवानों के साथ। सोचिए, अगर वो उनकी जिंदगी में एक पुरुष आदर्श बनता। उसने मौका गवा दिया और इतनी बुरी तरह बिगाड़ा कि बात मौत तक पहुंच गई। पता चला कि जहां तक मुझे पता है वो 3 और हत्याओं में भी संदिग्ध था। हमें ये सब तब पता चला जब वो पहले ही जेल में था। आमतौर पे लुइसविल में एक हत्या का मामला 1 साल से 2 साल, शायद 3 साल तक भी चल सकता है। कभी कभी आपको ऐसा मामला मिल जाएगा जो 4 साल तक चलेगा। ये मामला 2016 में शुरू हुआ था, लेकिन 2023 तक खत्म नहीं हुआ। अब ये मुकदमा आखिरकार दिसंबर 2023 में शुरू होता है। जूरी के सदस्यों, देवियों और सज्जनों, पहला तत्व बेरहमी और बेपरवाही से किया गया था। इसके बाद जो 2 हत्याएं हुई वे सोची समझी और क्रूर थीं। ब्राइस रोड्स, सैफ एक्साइटेड। उनके दिमाग में एक विचार आया।
विचार ये था कि किसी पर सुपारी लगी हुई थी। फुटपाथ पर जो आदमी है वो क्रिस्टोफर जोन्स है। वो बस गलत समय पर गलत जगह पर था। ब्राइस रोड्स को ये बात तब पता चली जब उसने जकोरे को मॉरिस से फोन पर बात करते हुए सुना। लेकिन वे हत्या की बात कर रहे थे और उनके परिवार को भी पता था। लड़कों को वहां बुलाया गया था। ब्राइस रोड्स ने कहा कि अब मॉरिस को सबक सिखाने का समय आ गया है। और फिर ब्राइस रोड्स ने एक चाकू लिया और बार बार मॉरिस को चाकू मारने लगे। और फिर वह लैरी को कमरे में ले आए और फिर उन्होंने वही प्रक्रिया दोहराई। अनवान कार्टर और जकोरी टेलर ने ब्राइस रोड्स के खिलाफ मुकदमे में सच्ची गवाही देने के बदले में कम गंभीर आरोपों में दोष स्वीकार कर लिया। मुकदमे के दौरान अनवान कार्टर सब कुछ बता देता है। वो कुछ भी नहीं छिपाता। वो इस बात के बारे में बात करता है और स्वीकार करता है कि उसने अपने दोस्त को चाकू मारा था। हमने दोनों को बाथरूम में रखा और वोटिंग की। ये वोट किस बारे में है? उन्होंने कहा, डैनी मैंने ही ना कहा था, मैंने बस हाँ कह दिया। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बस ये पक्का करना है कि मैं उठ जाऊं, किसी को बचाने की कोशिश करूं, ये पक्का करूं कि मैं सुरक्षित हूं। क्या चीज आपको बाहर निकलने से रोक सकती थी? डॉक्टर 555, मैं इसमें शामिल नहीं हुआ था। क्या होता? मैं उसके साथ होता, शायद हो ही सकती होती, वही किस्मत। जाकोरे और अनवान की कहानियां भले ही थोड़ी अलग हों, लेकिन लगभग एक जैसी ही हैं। तो हमें उस रात क्या हुआ था और उस बाथरूम में मौजूद उस लड़के के लिए वो कितना भयानक रहा होगा, इसका काफी साफ अंदाजा हो गया। अपने भाई को चाकू से घायल होते हुए सुनना और बस पीटे जाते और मार दिए जाते हुए सुनना, जानते हुए अगली बारी तुम्हारी है। मिस्टर टेलर, आपका इस केस से क्या संबंध है? आपको जवाब देना होगा। हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है मिस्टर टेलर, मैं 4 मई की बात पर आना चाहती हूँ। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपकी यहाँ की जा रही कोशिशों का सम्मान करता हूँ, लेकिन उस घटना के बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब शुरू में जकोरे टेलर बोलने से इनकार कर देता है और ये साफ है कि वो अपनी भावनाओं को दबा रहा है। मिस्टर टेलर, क्या आप उस रात 41वीं स्ट्रीट पर थे जब क्रिस्टोफर जोन्स को गोली मारी गई थी? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आखिरकार वो उस रात के बारे में खुलकर बताता है जब क्रिस्टोफर जोन्स की हत्या हुई थी, और यही वो गोलीबारी है जो आखिरकार टेलर के दोस्तों मॉरिस और लैरी की मौत का कारण बनती है। आप 41वीं स्ट्रीट पर गाड़ी में पीछे बैठे हैं, अनवान पीछा कर रहा है, आगे क्या होता है? हम लोग इधर उधर घूम रहे थे। मॉरिस इधर उधर घूम रहा था। उसने एक कार रोकी और उसने देखा कि कोई सड़क के बीच में है। अब ब्राइस ने उसे सड़क से बाहर निकलने के लिए कहा। उसे गोली मार दी। उसे गोली मार दी। ब्राइस, उसने कभी किसी को गोली लगते नहीं देखा है, समझ रहे हो ना? तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हम सब डरे हुए थे। सच कहूं तो हमने उसके साथ चलना शुरू कर दिया। आप में से कोई भी? क्या 21 मई से पहले आपने इस पर चर्चा की थी? हाँ, मैंने और मॉरिस ने की थी। और लैरी, उसने मुझे बताया कि वो अब ब्राइस के साथ नहीं घूम रहा है क्योंकि उस स्थिति की वजह से। उसने सुना कि वे उसे बता देंगे, तो वो बोला अब हम उनके साथ नहीं घूम सकते। मैंने बताया, मुझे याद है, वो आजाद होने की कोशिश कर रहा था और उसने उसे मजबूर किया। उसने उसे मना कर दिया और फिर उसे चाकू मारना शुरू कर दिया। हाँ, सब कुछ होने के बाद वो गिर गया। उसने मुझे चाकू दिया और मुझे भी उसे चाकू मारने के लिए मजबूर किया। राज्य ने इस जांच के दौरान एकत्र किए गए सभी सबूत पेश किए और अंत में लगभग 20 गवाहों को गवाही देने के लिए बुलाया। दूसरी ओर ब्राइस रोड्स की रक्षा टीम अपनी ओर से कोई गवाह बुलाने के बजाय राज्य के गवाहों की साख पर सवाल उठाने के लिए जिरा पर ध्यान केंद्रित करती है। मैंने उसे चाकू मारा था। मैंने मॉरिस के पहलू में चाकू मारा। मैंने उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी। मैंने उसे कुचल दिया था।
महिलाओं और सज्जनों, ये कथन इस मामले में शामिल किसी व्यक्ति के हैं, पर ब्राइस रोड्स के नहीं। अनवॉन कार्टर अपने सबसे अच्छे दोस्त मॉरिस गॉर्डन की हत्या करने और एक असहाय क्रिस्टोफर जोन्स को कुचलने के बारे में बात करता है। अनवॉन कार्टर इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष का मुख्य गवाह है। मुझे लगता है कि आप पाएंगे कि कोई भी चश्मदीद गवाह ऐसा नहीं है जो खुद इन अपराधों में शामिल ना रहा हो। ग्लोबल मेट्रो पुलिस विभाग ने उस जगह पर टायर के निशान और पैरों के निशान पाए जहां लैरी और मॉरिस की लाशें मिली थी। टायर के निशान ब्राइस के वाहन से नहीं जुड़े। पैरों के निशान ब्राइस के जूतों से मेल नहीं थे। ब्राइस के फिंगरप्रिंट किसी सबूत पर नहीं मिले। अनवॉन कार्टर ने एक नाम बताया। पुलिस ने उसे लिया और उसी के आधार पर आगे बढ़ गई। तब तक उनके पास सिर्फ यही था कि बच्चे ही बच्चों को मार रहे थे। वे चाहते थे कि किसी बड़े को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। और अब हम यहाँ हैं। क्या आपने डिटेक्टिव टोनेली को बताया कि आपने मॉरिस और लैरी की मौत के बारे में कुछ नहीं सुना था या उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे? शुरुआत में हाँ। फिर आपने अपना मन बदल लिया। क्या ये सही है? क्या तब आपने जासूस को बताया था कि आप रैम्बो के करीब नहीं थी? क्या आपको याद है कि आपने अधिकारी टोनेली से कहा था कि आप उस अपराध में शामिल नहीं थी? आखिर आपने अपनी कहानी फिर बदल दी थी। तीसरी बार, सही है? ब्राइस रोड्स का बचाव ये था कि पुलिस उन्हें फंसा रही है और ये तीनों किशोर ये सभी हत्याओं में शामिल थे। ये कहने में उनका कुछ नहीं जाता था कि ठीक है, ब्राइस रोड्स ने किया। ब्राइस रोड्स के बचाव पक्ष बोले ये लोग विश्वसनीय नहीं हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वे भी सफाई और लाशों को हटाने में शामिल थे। निश्चित रूप से शामिल थे इन मौतों में। सही, मैं मौजूद था जी सर। आप वो सवाल जवाब नहीं देना चाहते हैं ना? है ना? वो भी वही है, उतना ही दोषी है ना? वहां से थोड़ा सा ज्यादा। सही है? मैं वहां था। आपने इस जूरी को बताया कि मॉरिस ने असल में शुरू किया था। कुछ आपके साथ किया था? जी सर। आप कह रहे हैं मॉरिस ने आप पर चाकू निकाला? जी सर। उसने ब्राइस के पास से वही चाकू उठाया जिसे ब्राइस मुझे हमला करने लाया था, मुझ पर उसी का आरोप लगाने के लिए। बचाव पक्ष मूल रूप से कह रहा है कि जूरी इन गवाहों की बात नहीं सुन सकती क्योंकि वे भी उतने ही दोषी हैं और शायद उन्होंने खुद ही ये सब किया हो। गवाही के कई दिनों और ब्राइस रोड्स की ओर से कोई उग्र प्रतिक्रिया ना होने के बाद जूरी ने 5 घंटे से कम समय में फैसला सुना दिया। क्या जूरी इस मामले में किसी फैसले पर पहुंच पाई है? क्रिस्टोफर जोन्स की हत्या। हम जूरी ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया है, मॉरिस गॉर्डन की हत्या। हम जूरी ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया है, लैरी ऑडवे की हत्या। हम जूरी ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया है। तो 3 सह आरोपियों ने पुलिस के साथ सौदा किया था। अलग अलग समय के लिए जेल की सजा मिली, जबकि ब्राइस रोड्स को जूरी ने अंततः 3 हत्या के मामलों में दोषी पाया। फिर से मौत की सजा का विकल्प नहीं था, तो उन्होंने उसे जितनी अधिकतम सजा दे सकते थे दी। मुकदमे के 3 महीने बाद जब ब्राइस रोड्स को सजा सुनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तब क्रिस्टोफर, मॉरिस और लैरी के परिवारों को अदालत के सामने बोलने का मौका मिला। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत दर्दनाक रहा है। जो उसने किया वो बस अकल्पनीय है। हम अपने बेटे और परिवार की ओर से माफ करते हैं, लेकिन ये माफी सिर्फ अपने लिए है, उसके लिए नहीं। मैंने 7 साल इंतजार किया है, 7 लंबे साल सिर्फ इसके लिए। इस दिन 18 दिसंबर को जब उन्होंने ब्राइस रोड्स को दोषी पाया। लिटिल लैरी फुटबॉल खेलता था। लिटिल लैरिस को संगीत पसंद था और उसने उनसे वो छीन लिया। आप जानती हैं, मैं इस अदालत में बैठी और सब कुछ सुना।
उसने जो एक बात मेरे पोते पोतियों के साथ की, उसने मुझे वही रोक दिया। तुमने उन्हें जानवर की तरह अंग भंग कर दिया। भगवान ने कहा, बदला मेरा है, ऐसा प्रभु कहते हैं। तुम प्रभु को कहीं भी पा सकते हो, कहीं भी। मुझे उम्मीद है कि तुम यीशु को पाओगी। अब तक ये सबसे दुखद मामलों में से एक रहा है जिसमें मैं कभी शामिल रही हूँ। इस मामले की हर बात डरावनी है और इसलिए अदालत कानून के अनुसार जूरी की सिफारिश का पालन करेगी और बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाएगी। मैंने अपने करियर में हर तरह के अपराधियों से निपटा है और मैं ये बिना किसी झिझक के कह रहा हूं, बुराई मौजूद है। मैंने बुराई देखी है जो डरावनी और इंसान होने के नाते निराशाजनक है। मुझे खुशी है कि वो अब खुला नहीं घूम रहा। मुझे नफरत है कि उसने इतनी जिंदगियां बर्बाद कर दी, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं बचता। न तो शब्द काफी हैं, न ही आंसू। इतनी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं भी काफी नहीं जो इन 3 अनमोल जिंदगियों की जगह ले सकें जिन्हें हमसे छीन लिया गया।